द फ्लाई बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। द फ्लाई इज 1922 शॉर्ट स्टोरी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। उसे द डॉव्स नेस्ट एंड अदर स्टोरीज संग्रह से लिया गया। कहानी को तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथावाचक द्वारा सुनाया गया है और कहानी को पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि मैन्सफील्ड कहानी की सेटिंग बॉस कार्यालय का पता लगाने के लिए उपयोग कर रहा होगा। नियंत्रण का विषय। पाठक जानते हैं कि वुडफील्ड ने बॉस को बताया है कि कार्यालय बहुत स्नग है। साथ ही हम जानते हैं कि कार्यालय को बॉस के निर्देशों पर नया रूप दिया गया है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह बताता है कि बॉस अपने पर्यावरण कार्यालय के नियंत्रण में है। पाठक को यह भी होश आता है कि मक्खी पर कलम से स्याही गिराते समय बॉस नियंत्रण के स्तर को बढ़ा रहा है। पहले तो उसने मक्खी पर स्याही की 1 या 2 बूंदें डाली और अंत में कुछ और जोड़ दिया। हर समय वह नियंत्रण में रहता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वह मैसी को उसे परेशान नहीं करने का आदेश देता है। फिर से यह सुझाव देगा कि बॉस नियंत्रण में है। यह संभव है कि इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि बॉस अपने पर्यावरण और अन्य के नियंत्रण में है कि मैन्सफील्ड न केवल पाठक को दिखा रहा है जो शाब्दिक रूप से बॉस है, लेकिन वह उन लोगों के लिए बॉस के कार्यों की तुलना भी कर सकता है पुराने जनरलों को नियंत्रित करने और विश्व युद्ध एक के परिणाम की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार थे। कहानी में कुछ प्रतीकात्मकता भी है जो महत्वपूर्ण हो सकती है। मक्खी को उन युवकों का प्रतीक देखा जा सकता है जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया था और जो मक्खी की तरह मर गए। बॉस जो मक्खी पर स्याही गिराने के लिए उपयोग करता है, उसका कुछ प्रतीकात्मक महत्व भी हो सकता है। यह संभव है कि जिस तरह बॉस मक्खी पर स्याही गिराने के लिए कलम का इस्तेमाल करता है और अंत में उसे मार देता है, उसी तरह मैन्सफील्ड सुझाव दे सकता है कि युद्ध के दौरान जनरलों द्वारा आदेशों को जारी रखने के परिणाम स्वरूप किसी भी महान उन्नति नहीं हुई, बल्कि वध में इतने सारे नौजवानों की। वुडफील्ड की टिप्पणी की बेल्जियम में इसका एक मील है जब उनके और बॉस के बेटे की कब्रों का वर्णन करते हैं, तो इसके कुछ प्रतीकात्मक महत्व भी हो सकते हैं क्योंकि कहानी में इस टिप्पणी को शामिल करने के लिए मैन्सफील्ड पाठक को मौतों की बड़ी मात्रा को उजागर कर सकता है जो कि विश्व युद्ध एक के दौरान हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि जब बॉस अपने बेटे की तस्वीर देख रहा हो तो वह सोचता है कि उसके बेटे की अभिव्यक्ति ठंडी, यहाँ तक कि कठोर दिखने वाली है। यह संभव है कि मैन्सफील्ड सुझाव दे रहा है कि भले ही मालिक का बेटा मर चुका है, क्या उसे जीवित रहना चाहिए? वह अपने पिता को एक अलग रोशनी में देख सकता है, खासकर अगर पाठक स्वीकार करता है कि बॉस विश्व युद्ध के पुराने जनरलों के लिए प्रतीक हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि बॉस को अपने बेटे के खोने का दुख महसूस होने के बावजूद बाद में कहानी में जब वह मक्खी के साथ प्रयोग करना शुरू करता है तो वह आसानी से उसे भूल जाता है। यह संभव है कि मैन्सफील्ड सुझाव दे रहा है कि जिस तरह मालिक अपने बेटे के बारे में भूल गए हैं, उसी तरह विश्व युद्ध के बाद बड़े लोगों जनरलों की एक पीढ़ी उन बलिदानों के बारे में भूल गई होगी जो युद्ध में लड़ने वाले नौजवानों के लिए थे। दूसरों को स्वतंत्रता में अपना जीवन जीने में सक्षम होना चाहिए। अगर कुछ भी हो तो पाठक को मुख्य रूप से बॉस के साथ सहानुभूति रखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह अपने व्यवसाय की सफलता और अपने नए सजाए गए कार्यालय पर इस तथ्य से अधिक केंद्रित प्रतीत होता है कि उसने युद्ध के दौरान एक बेटा खो दिया है। एक भावना है कि मालिक उन बलिदानों से अनभिज्ञ रहता है जो उसके बेटे और वुडफील्ड के बेटे दोनों ने बनाए हैं। भले ही बॉस अपने बेटे की मौत पर खेद और दुख प्रकट करता हो, लेकिन पाठक यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि बॉस अपने बेटे के खोने का गम मना रहा है या यह तथ्य कि उसकी विरासत को जारी रखने के लिए कोई नहीं है। यह भी दिलचस्प है कि वुडफील्ड और बॉस दोनों कहानी के विभिन्न चरणों में हैं जिन्हें पुराना बताया गया है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह संभव है कि मैन्सफील्ड सुझाव दे रहा है कि विश्व युद्ध के बाद सभी एक बूढ़े आदमी बने रहे। युद्ध में लड़ने वाले जवान अपने देश के लिए अपना जीवन दे रहे थे।
यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि मैन्सफील्ड किसी भी आदमी को ज्ञान नहीं देता है। वुडीफील्ड की तुलना कहानी की शुरुआत में एक बच्चे से की जाती है, और इसी तरह मक्खी पर उसके दोहराए जाने वाले प्रयोगों के साथ बॉस, जिसे पाठक मक्खी के मरने के बारे में जानता है। किसी के होने के नाते कम से कम पाठक को नहीं, जो विशेष रूप से चतुर है। अगर कुछ भी वह मक्खी के साथ अपने निरंतर प्रयोग के साथ अधिक बच्चे की तरह प्रतीत होता है। यह वह बिंदु हो सकता है जिसे मैन्सफील्ड बनाने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह वुडीफील्ड और बॉस किसी भी ज्ञान के साथ श्रेष्ठ नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही मैन्सफील्ड यह भी सुझाव दे सकता है कि जिन पुराने जनरलों ने युवकों को विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। कहानी का अंत भी दिलचस्प है, क्योंकि एक समझदारी है कि बॉस ने मक्खी के साथ अपने प्रयोग से कुछ नहीं सीखा है। यह वह बिंदु हो सकता है जिसे मैन्सफील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। वह सुझाव दे सकती है कि जिस तरह बॉस ने कुछ भी नहीं सीखा है, न ही उन पुरुषों, जनरलों में से कोई भी है जो इतने सारे युवकों को विश्व युद्ध एक में अपनी मौत के लिए भेजने के लिए जिम्मेदार थे। यह तथ्य कि बॉस यह याद नहीं रख सकता कि वह अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, आखिरकार मक्खी को मारने के बाद यह बताता है कि बॉस और जनरलों ने अपने कार्यों से कुछ नहीं सीखा है। मैन्सफील्ड भी सुझाव दे सकता है, खासकर जब बॉस मक्खी को बेकार कागज की टोकरी में फेंक देता है। इसी तरह जनरलों को भी बिना किसी विचार के जवानों के जीवन की अवहेलना होती है जो उन्होंने युद्ध के लिए भेजे हैं, और अगर वे जारी रखेंगे तो अपने कार्यालयों में आराम से और नियंत्रण में बैठे हुए जवानों को मालिक की तरह युद्ध के लिए भेजें। सारांश का अंत। धन्यवाद।